दोस्तों, आपने अपने आसपास कई ओझा लोगों को झाड़ फूंक करते हुए देखा होगा कि ओझाओं के बारे में कहा जाता है कि ये लाइलाज बीमारियां ठीक कर सकते हैं, इनके पास कोई डिवाइन पावर होती है, कोई देवी शक्ति होती है। और ओझा लोग इस बात का भरपूर फ़ायदा भी उठाते हैं। कई बार हम लोगों से ठगी, औरतों से बलात्कार, चोरी होती है और यहाँ तक कि किसी को जहर देकर मारने में भी इनका नाम आता है। कई बार ऐसा देखा गया है। आज की कहानी एक औरत के बारे में है जिसे शुरुआत में चोरी का चस्का लग जाता है और ये चस्का उससे क्या क्या करवाता है, ये उसकी कहानी है। ये कहानी है यॉर्कशायर की, कहानी है इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन की, कहानी है मैरी बैटमैन की। मैरी बैटमैन को यॉर्कशायर विच भी कहा गया जब ये मरी। मैरी बैटमैन का जन्म होता है 1768 में। इसके पिताजी जो थे वो किसान थे। इसके माताजी और पिताजी की काफ़ी अच्छी रेस्पेक्ट थी वहाँ पर। तो मेरी के बारे में कहा जाता है कि ये शुरू से ही चोरी करना सीख गई थी। शुरू से ही किसी के पड़ोसी के घर से कुछ चुरा लिया, कभी किसी के घर से, कभी रिश्तेदार के घर से। तो इनके फैमिली वाले भी इससे तंग थे, इसके माता पिता भी तंग थे। तो परेशान होकर इन्होंने 13 साल की उम्र में मेरी को एक नौकरानी के तौर पर एक घर में भेज दिया। वहाँ पर कुछ दिनों तक मेरी अच्छा काम करती है। मेरी ने यहाँ पर भी चोरियाँ करना शुरू कर दी। वहाँ से ये महंगी महंगी चीज़ें चुरा के ले आती। बहुत जल्द इसके एम्प्लॉयर को पता चल चुका था, मकान मालिक को पता चल जाता है कि मेरी वहाँ पर चोरी कर रही है। तो मेरी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसकी नौकरी छुड़वा दी जाती है। मेरी वापस अपने माता पिता के यहाँ आ जाती है। उसके बाद वो दूसरी नौकरी पे जाती है, वही घर की नौकरानी के लिए। वहाँ पर भी यही होता है। वहाँ पर भी वो जाती है, घर का कीमती सामान चुराती है और वहाँ पर भी एम्प्लॉयर उसको निकाल देता है। अब मेरी इन सब से तंग आकर यॉर्कशायर के ही पास में एक लीड्स करके जगह है, वहाँ पर जाती है और वहाँ पर ये सिलाई का काम सीखती है। लेकिन सिलाई करके इतना पैसा नहीं मिलता था कि मेरी का गुजारा हो सके। तो मेरी सिलाई के काम के साथ ये फॉर्चून टेलिंग का भी काम करने लगी। लोगों को ये उसका भविष्य बताने लगी। सूटसेयर जिसे कहते हैं, लोगों का भविष्य बताना, थोड़ी झाड़ फूंक वगैरह करना, इस तरह से। अब आप सोचिए कि मतलब उस टाइम पे अंधविश्वास की क्या हद रही होगी कि लोग किसी पर भी इतने जल्दी भरोसा कर लेते थे। जो औरत सिलाई कर रही है, कुछ दिन बाद चल के वो लोगों को भविष्य बताने लगी और लोग उस पर ट्रस्ट भी करने लगे। ये हालत उस ज़माने में थी। नॉट इवन इंडिया बट इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज। जब उम्र 24 साल हो जाती है मेरी की, तब ये मिलती है एक आदमी से जिसका नाम होता है जॉन बैटमैन। जॉन बैटमैन से मिलने के 3 वीक के भीतर ये शादी कर लेते हैं। इस शादी से इसके 4 बच्चे होते हैं, जिसमें से 1 बेटा और 3 बेटियां होते हैं। अब शादी के बाद की बात होती है, शादी के 2 महीने बाद। अब चूंकि मेरी तो मेरी थी, उसको वही चोरी का चस्का लग गया था और लोगों को फॉर्चून बताती थी और लोगों से ठगी करती थी। अब जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया, किसी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, किसी ने क्या, सब ने अपने अपने हिसाब से कार्रवाई करते थे। लेकिन मेरी हमेशा एक कदम उनसे आगे रहती थी। जैसे ही कोई उसके खिलाफ कंप्लेंट करता या कुछ भी पंगा खड़ा होता, मेरी अपने हस्बैंड को कन्विंस करती और वो एक जगह से दूसरी जगह अपना मकान वगैरह शिफ्ट करते रहते। आखिर में उसका हस्बैंड उसकी इस ट्रिक और स्कीम से परेशान होकर वहीं की एक मिलिशिया ज्वाइन कर लेता है और वो मेरी को कहता है कि इन 4 बच्चों को तुम संभालो, मैं जा रहा हूँ मिलिशिया में, फ़ौज में। तो जॉन बैटमैन फ़ौज में चला जाता है। अब मेरी मुँह कर जाती है 1799 में लीड्स के मार्श लेन नाम के इलाके में। यहाँ पर आकर ये फिर से सबके सामने क्लेम करती है कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर है और वो भविष्य वगैरह देख सकती है, उसको इस चीज़ की अच्छी समझ है। अब वो टाइम ऐसा था कि वहाँ पर विच क्राफ्ट को भी काफ़ी माना जाता था कि भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह, काला जादू, इनमें काफ़ी लोग भरोसा करते थे। हालांकि इंडिया में तो आज भी करते हैं, हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी आज के समय करते हो, लेकिन उस टाइम काफ़ी ज़्यादा चलन था इस चीज़ का। तो मेरी को लगा कि अब ये सिलाई करना, चोरी करना, ये सब छोड़ते हैं और इसी चीज़ में अपना करियर बनाते हैं। तो मेरी सिलाई करना, चोरी चकारी करना, ये सब छोड़कर फुल टाइम फॉर्चून टेलर बन जाती है, जहाँ पर ये लोगों को कहती है कि उनकी लाइलाज बीमारियों को दूर करेगी। अब हालांकि जो मेडिसिन देती थी उससे कई लोग ठीक भी हो जाते थे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड और आपके खुद की बॉडी का इम्यून सिस्टम भी तो बीमारियों को सही करता है। तो लोगों को लगता है कि मेरी के अंदर कुछ तो डिवाइन पावर है, वरना ये लोगों को सही कैसे कर पाती है। बात 1803 की है।
एक दिन मेरी ऐसा करती है कि 2 बहन और उनकी एक माँ को मार डालती है, उनको लूटती है, बिल्कुल कामली, बिल्कुल शांति से उनका घर का सामान साफ़ करती है, उसको बेचती है और पैसा बनाती है। जब पड़ोसी पूछते हैं मेरे से कि इन तीनों को क्या हुआ, तब मेरी बोलती है कि इन तीनों को प्लेग हो चुका है और इनकी मौत प्लेग से हुई है, और उसके ऊपर कोई शक भी नहीं करता, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड हो चुकी थी अपने फॉर्चून टेलिंग की वजह से, बीमारियों का इलाज करने की वजह से, तो लोगों का उसमें काफ़ी भरोसा हो चुका था। अब यहाँ पर मेरी एक ट्रिक लगाती है कि वो खुद को मेरी ना बोलकर वो खुद का एक एलियास बनाती है। वो अपनी एक एलियास बनाती है मिसेस मूर, यानी कि एक काल्पनिक नाम मिसेस मूर, और ये उसकी एज ए एजेंट बनने का काम करती है। तो कोई भी अगर इसके पास कुछ समस्या लेकर आता तो ये कहती कि मैं मिसेस मूर से पूछकर आपको बताऊंगी और मैं सिर्फ उनकी एजेंट हूँ, ताकि इन फ्यूचर अगर भविष्य में कोई दिक्कत भी हो तो लोग मिसेस मूर को पकड़ें, ना कि मेरी बैटमैन को। सन 1806 की बात होती है। कई लोगों को लगता है कि मिसेस मूर नाम की औरत का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है। कई लोग उससे जब पूछताछ करते हैं कि मिसेस मूर से हमको मिलना है, तो मेरी बैटमैन एक बहाना बनाती है कि मिसेस मूर कहीं चली गई है और अब एक नई औरत आई है, मिसेस ब्लायथ। मिसेस ब्लायथ भी जाहिर सी बात है काल्पनिक नाम था जिसका कोई वजूद नहीं था, लेकिन लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए ये कहानी काफ़ी चली उसकी। तो 1806 में मिसेस ब्लायथ नाम से ये ठगी करने लगी। अब ये शिफ्ट हो जाती है लीड्स के ब्रेमली नाम के एरिया में। अब ब्रेमली नाम के एरिया में एक मिडिल एज दंपत्ति रहते थे, विलियम पेरिगो और उसकी पत्नी रेबेका पेरिगो। ये काफ़ी रईस लोग थे, लेकिन रेबेका पेरिगो को कुछ समस्या थी हेल्थ से रिलेटेड। रेबेका को कई बार चक्कर आते थे जैसे ही वो लेटती थी, और उसके साथ कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी थे। उसको सपने में काला कुत्ता दिखता था और कई स्पिरिट भी दिखाई देती थी। वो डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन डॉक्टर खुद कहता है कि रेबेका के ऊपर किसी ने काला जादू या कुछ स्पेल करवा रखा है, और इसके लिए वो ओझा के पास जाएं, ना कि डॉक्टर के पास। अब सोचिए उस टाइम के डॉक्टर भी इस तरह की बातें करते थे कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करवा रखा है। सो स्ट्रेंज। अब 1806 में विलियम और रेबेका की भांजी उनको बताती है कि एक मेरी करके एक औरत है, वो एक एजेंट है किसी मिसेस ब्लायथ की, और वो इन सब चीज़ों की अच्छी जानकार है, तो वाई डोंट यू कंसल्ट हर, आप उसके पास क्यों नहीं जाते, उससे कंसल्ट क्यों नहीं करते। तो विलियम पेरिगो और मेरी के बीच में मीटिंग फिक्स की जाती है। तीनों आपस में मिलते हैं, और वहाँ पर जाकर मेरी को एहसास होता है कि जिस तरह से जितना पैसा विलियम और रेबेका के पास है, तो ये काफ़ी बड़ी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी है। इस चीज़ से काफ़ी पैसा बनाया जा सकता है इन दोनों को बहलाकर फुसलाकर। तो वो विलियम से कहती है कि तो यहाँ पर मेरी मिसेस ब्लायथ के बारे में बताती है विलियम को, और उससे कहती है कि वो मिसेस रेबेका पेरिगो का एक अंडर क्लोथ दे, यानी कि बाहरी कपड़ों के अंदर पहनने का जो कपड़ा होता है वो दे, ताकि उसके ज़रिए मिसेस ब्लायथ रेबेका से कांटेक्ट कर पाए और इसके शरीर से जो स्पिरिट है उसको बाहर निकाल पाए। तो विलियम मान जाता है, और वो रेबेका का पेटीकोट जो होता है वो मिसेस ब्लायथ के नाम से मेरी को दे देता है। अब यहाँ पर मेरी कहती है कि मिसेस ब्लायथ ने 4 गिनी नोट भिजवाए हैं। गिनी उस टाइम वहाँ की करेंसी थी जिसका शायद होता है 1 गिनी नोट इज इक्वल टू 1 पाउंड 3 पेंस। जैसा हमारे यहाँ 1 रुपये को आप पाउंड मान ले और पैसे को वहाँ का पेंस मान ले, तो 1 गिनी इज इक्वल टू 1 पाउंड एंड 3 पेंस, इस टाइप की इनकी करेंसी थी। तो मेरी कहती है कि मिसेस ब्लायथ ने ये 4 गिनी नोट भिजवाए हैं और 4 सोने के सिक्के भिजवाए हैं। मैं इन चारों को चारों कोनों में बांध दूंगी रेबेका के, और आप इन चारों के बदले मेरे को 4 गुना इनकी रकम दे दें। तो विलियम चूँकि काफ़ी रईस आदमी था, तो वो 1 गिनी नोट के बदले 4 गिनी नोट, मतलब टोटल 16 गिनी नोट और 16 सोने के सिक्के मेरी को दे देता है। अब चूँकि मेरी एक स्किल ड्रेस मेकर भी थी, वो काफ़ी अच्छी सिलाई करना जानती थी, तो वो अपने हिसाब से काफ़ी अच्छी सिलाई करके विलियम को बता देती है कि मैंने रेबेका के बिस्तर के ऊपर ये 4 गिनी नोट और 4 सोने के सिक्के बांध दिए हैं, बेसिकली सील दिए हैं। अब अगले इंस्ट्रक्शन में मिसेस ब्लायथ का जो फरमान आता है वो आता है कि विलियम पेरिगो अपने घर के बाहर हॉर्स शूज़ लगाएं, मतलब जो घोड़ों के खुर होते हैं वो लगाएं, जिससे इनके घर पर कोई अगर बुरा स्पेल किसी ने कर रखा हो तो वो हट जाए। अगले स्पेल में कुछ और गिनी नोट्स भेजती है और कुछ और गोल्ड कॉइन, और उसके 4 गुना वो विलियम पेरिगो से लेती है।
और मिसेस ब्लायथ हर बार मेरी के हाथों एक लेटर भिजवाती है और हर बार ये कहा जाता है कि इस लेटर को जला दे। अगली बार में मिसेस ब्लायथ कहती है कि उसको चीनी मिट्टी और चांदी के बर्तन चाहिए, कुछ चाय की पत्ती और शुगर के साथ। और इसमें यह भी कहा गया कि जैसे ही ये लेटर आप पढ़ें तो इसको जला दें। बेसिकली मेरी चाहती थी कि लेटर जल जाए और उसके खिलाफ बाद में कोई सबूत बचा ना रहे। अब यहाँ पर मिसेस ब्लायथ का एक और लेटर आता है जिसमें वो मांग करती है कि उसको बिस्तर और सोते वक्त जो कपड़े होते हैं पहनने के वो चाहिए, क्योंकि रेबेका पेरिगो के ऊपर जो स्पिरिट हावी हो रखी है वो अभी मिसेस ब्लायथ को परेशान करने लगी है, क्योंकि वो रेबेका का इलाज कर रही है। कुछ दिन बाद मिसेस ब्लायथ एक और लेटर लिखती है और वो कहती है कि प्रॉब्लम रेबेका पेरिगो की नहीं है, प्रॉब्लम आपके घर की है और इसी वजह से आप दोनों की जान खतरे में है। यहाँ पर विलियम इसकी बात मान लेता है और विलियम इसको कहता है कि अब हमको क्या करना चाहिए। तो मिसेस ब्लायथ लेटर के थ्रू भिजवाती है कि आपको 1/2 पाउंड हनी, मतलब आधा पाउंड शहद लो, उसमें एक दवाई मिलाओ, और जिसके बाद मिसेस ब्लायथ आपको एक पाउडर देगी। आपको वो पाउडर उस शहद वाली जो मिठाई है उसमें मिलाकर खाना है। तो विलियम और रेबेका ये चीज़ मान जाते हैं। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन, इस तरह से 5 दिन बीत जाते हैं। लेकिन जब छठे दिन वो ये सब लेते हैं तब रेबेका को क्रैम्प आते हैं, उसको काफ़ी दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, काफ़ी दर्दनाक तरीके से रेबेका की मौत हो जाती है। इस बात से विलियम घबरा जाता है और वो ये जो मिठाई है ये खाना बंद कर देता है और धीरे धीरे विलियम की तबीयत सुधरने लगती है। हालांकि रेबेका का कोई पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाता, लेकिन विलियम वो मिठाई खाना बंद कर देता है। उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसके पीछे मिसेस ब्लायथ हो सकती है। अब 24 मई 1807 विलियम एक डॉक्टर को कंसल्ट करता है। डॉक्टर बताता है कि तुमको जहर दिया गया था और हो सकता है रेबेका को भी जहर दिया गया था। अब विलियम धीरे धीरे हेल्दी हो जाता है, लेकिन मेरी जो होती है उसकी डिमांड लगातार जारी रहती है। तो एक दिन विलियम को शक होता है और वो सोचता है कि बिस्तर के नीचे जो गिनी नोट और सोने के सिक्के मेरी ने लगाए थे वो चेक करते हैं कि वो असली थे कि नहीं। तो विलियम अपने घर पर रखे उस बेड को खोलता है और वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर कोई नोट नहीं थे उन पर्स में। वहाँ पर सिर्फ पेड़ के पत्ते थे और कॉपर के सिक्के थे जिसको वो सोने के सिक्के समझ रहा था। तो यहाँ से विलियम को शक शुरू होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ की गई है उसके साथ। लेकिन वो मेरी को इस बात की भनक तक नहीं लगने देता। अब वो मेरी को एक लेटर लिखता है कि उसको थोड़ी और मेडिसिन चाहिए, क्योंकि उसको अभी भी लग रहा है कि उसकी बीवी तो मर चुकी है, लेकिन उसके ऊपर कुछ न कुछ अभी भी दिक्कत वाली बात है। तो वो कहता है कि उसको थोड़ी मेडिसिन और चाहिए ताकि वो उस मिठाई में मिलाकर खा सके। इस बीच एक कांस्टेबल को भी संपर्क करता है। अब मेरी को लगता है कि चूंकि रेबेका मर चुकी है और इन फ्यूचर अगर इन्वेस्टिगेशन बैठती है तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगी और इन्वेस्टिगेशन बिठा सकता है सिर्फ विलियम। तो विलियम को मारने के लिए ओट मिल में आर्सेनिक डालकर लाती है ताकि विलियम इसको खाए और वो मर जाए। लेकिन जो इसके साथ कांस्टेबल होता है वो जैसे ही मेरी आती है उसको पकड़ लेता है। मेरी को जेल ले जाया जाता है। फिर मेरी के घर की तलाशी ली जाती है तो पता चलता है कि विलियम के घर के जो कीमती सामान थे वो मेरी के घर पर ही पड़े हैं। कोई मिसेस ब्लायथ के नाम पर वो किसी ने नहीं भेजे। अब मेरी पर केस फाइल होता है। ट्रायल शुरू होता है 17 मार्च 1809 को। इस बीच में जो बाद में विलियम ने जो लेटर से संपर्क किया था मिसेस ब्लायथ से, उसकी हैंडराइटिंग और मेरी से हैंडराइटिंग लिखवाई जाती है। दोनों को मैच किया जाता है। फोरेंसिक जांच से पता चलता है कि दोनों हैंडराइटिंग सेम थी। जब हनी का जो कंटेनर था, जो शहद की जो मिठाई बना के दी थी इन्होंने, उसको चेक किया जाता है तो उसको पता चलता है कि इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉइजनियस चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा जहरीली चीज़ है। लेकिन मेरी जो होती है वो मिसेस ब्लायथ की आड़ लेती है कि ये सब मैंने नहीं किया, ये मिसेस ब्लायथ ने किया। लेकिन वहाँ का जो जस्टिस होता है वो 3 पॉइंट बताता है कि पहली बात कि रेबेका की मौत हुई है, दूसरी बात कि जब रेबेका की मौत हुई है तो इन सब में चश्मदीद रही है, और तीसरी बात की जो मिठाई वगैरह दी गई थी वो रेबेका को मारने के लिए ही दी गई थी। तो इनडायरेक्टली इसकी गुनहगार एक तरह से मेरी भी हुई। तो सबूत काफ़ी थे, फैसला सुनाने में समय नहीं लगा। मेरी को सजाए मौत की सज़ा सुनाई जाती है। मेरी आंखों में आंसू भर के कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जब जज उनसे बोलता है कि कहिए, तब वो बताती है कि वो गर्भवती है, उसके पेट में बच्चा है। उसी टाइम जो जज होता है वो कोर्ट रूम को खाली करवाता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर खाली रूम में चेक करता है तो पता चलता है कि वो कहीं से प्रेग्नेंट नहीं है। अब चूंकि मेरी को सजाए मौत दी जा चुकी थी, 41 साल की उम्र में वो अपने नवजात बच्चे के साथ जेल में रहती है। अपने हस्बैंड को वो लेटर लिखती है
और एक्सेप्ट करती है कि उसने कई सारे क्राइम किए लेकिन कभी किसी का कत्ल नहीं किया। कहा जाता है कि जब जिन 6 दिनों में वो जेल में रही अपनी फांसी से पहले, उसमें भी उसने कई लोगों के भविष्य देखे और कई लोगों से उसने पैसा बनाया। वो इन क्राइम को और इन मर्डर को कभी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। खैर, अब उसकी फांसी का दिन आता है 20 मार्च 1809। कई लोगों को लगता था कि उसमें सुपर नेचुरल पावर है और लोगों को उसके प्रति सहानुभूति भी थी। कई लोगों को लगता है कि उसको भगवान बचा लेगा क्योंकि सुपर नेचुरल पावर है उसमें, लेकिन वो मर जाती है। उसकी बॉडी को एक ग्लास बॉक्स में रखा जाता है और उसको देखने के लिए हर शख्स से 3 पेंस लिए जाते हैं। इस तरह से जिस हॉस्पिटल में उसको रखा जाता है वो हॉस्पिटल 30 पाउंड की रकम इकट्ठी करता है। आज भी मेरी के स्केलेटन, उसका डेथ मार्क ठेकरे म्यूजियम लीड्स में रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मेरी बैटमैन की। आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए दिन नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया।